अगस्त 1990 की शुरुआत तक पर्शियन गल्फ में तनाव चरम पर पहुंच चुका था। इराक के शासक राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन हफ्तों से छोटे तेल समृद्ध देश कुवैत पर हमला करने की धमकी दे रहे थे। दुनिया को यकीन नहीं था कि सद्दाम हमला करेगा। सब उसके पीछे हटने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन रात 2 बजे 2 अगस्त को उसकी टैंकें सीमा पार कर कुवैत में घुस गईं। बहुत कम विरोध हुआ। आखिरकार कुवैत के पास सिर्फ 17,000 सैनिक थे, जबकि 1,40,000 मजबूत इराकी सेना और 1,800 टैंक वहां घुस आए थे। लेकिन सद्दाम ने यह नहीं सोचा था कि पश्चिमी और अरब देशों दोनों की तरफ से उसकी निंदा की जाएगी। 5 दिन बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सहयोगी देशों ने सैन्य कार्रवाई शुरू की और ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड शुरू किया गया। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। सद्दाम हुसैन 1963 में बाथ पार्टी के अधिकारी बने। बाथवाद एक एकीकृत अरब राष्ट्र की स्थापना की वकालत करता है। 1968 की जुलाई क्रांति में इस पार्टी ने इराक की सत्ता संभाली, जिसमें सद्दाम की अहम भूमिका थी। बाद में 1979 में और इराक के राष्ट्रपति बनने के सिर्फ 6 दिन बाद सद्दाम ने बाथ पार्टी की सफाई की और उन साथियों पर गिरफ्तारी और फांसी की मुहिम चलाई जिन्होंने उसकी सत्ता में वृद्धि का विरोध किया था। 1979 में इस्लामी नेता अयातुल्ला खोमेनी पेरिस से निर्वासन के बाद ईरान लौटे, जहां जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। जल्द ही क्रांति आ गई और खोमेनी ईरान के सर्वोच्च नेता बन गए। मध्य पूर्व के सभी मुस्लिम देशों में अपनी इस्लामी क्रांति के सिद्धांतों को फैलाने का उनका विचार सद्दाम के लिए एक खतरे के रूप में देखा गया। ईरान के इराक पर हमले की आशंका में सद्दाम ने युद्ध शुरू कर दिया। इस युद्ध में दोनों पक्षों के सैकड़ों हजार लोगों की जान गई और सद्दाम ने अपने ही लोगों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। 1988 में ईरान इराक युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका आधिकारिक रूप से तटस्थ रहा, लेकिन उन्होंने इस्लामी ईरान को क्षेत्र में स्थिरता के लिए और अपने हितों के लिए एक खतरे के रूप में देखा। इसी कारण उन्होंने इराक को राजनीतिक समर्थन और कुछ संसाधन दिए ताकि वे ईरान के खिलाफ युद्ध जीत सकें। कई इराकी सरकारों ने तर्क दिया था कि कुवैत की छोटी सी राजशाही को इराक के साथ एकीकृत कर देना चाहिए। 1973 में ब्रिटिश सैनिक यहां तक कि कुवैत गए थे ताकि संभावित आक्रमण को रोका जा सके। ईरान के साथ 8 साल की निष्क्रिय युद्ध के बाद सद्दाम ने कुवैत की स्वतंत्रता मानने से इनकार कर उस पर आक्रमण का फैसला किया। आखिरकार कुवैत तेल से समृद्ध था और फारस की खाड़ी के मुहाने पर उसकी रणनीतिक स्थिति थी। सद्दाम ने तेजी से अपनी सेना को बढ़ाया और 10,000 रिपब्लिकन गार्ड सैनिकों और 300 टैंकों का एक डिवीजन 15 जुलाई 1990 को कुवैत के ठीक उत्तर में पहुंच गया। फिर 35,000 सैनिकों की 3 डिवीजनों को सीमा से 16 किलोमीटर दूर तैनात किया गया। सिर्फ 4 दिन बाद इन सेनाओं की संख्या बढ़कर 8 डिवीजनों तक पहुंच गई और 27 जुलाई तक 1 लाख सैनिक वहां मौजूद थे। कई लोगों ने इस विचार को खारिज कर दिया कि सद्दाम इतनी जल्दी एक और युद्ध शुरू करेगा, खासकर एक बेनतीजा युद्ध के बाद, और ईरान ने इस सैन्य जमावड़े को सिर्फ दिखावा समझा। लेकिन जल्द ही साबित हो गया कि वे गलत थे। 2 अगस्त 1990 को इराक की मदीना और हम्मुराबी डिवीजन रिपब्लिकन गार्ड कॉर्प्स की 2 शक्तिशाली बख्तरबंद टुकड़ियां कुवैत पर हमला करने के लिए आगे बढ़ीं, ताकि कुवैत को बाहरी दुनिया से अलग किया जा सके। तवाकलना रिपब्लिकन गार्ड डिवीजन को सऊदी अरब सीमा मजबूत करने के लिए तैनात किया गया था। अगले दिन 1,800 टैंक और 1,40,000 से अधिक इराकी सैनिक कुवैत पर टूट पड़े और कुवैती लोगों के पास इतनी सैन्य शक्ति के सामने अपनी रक्षा करने का कोई मौका नहीं था। कुवैती सेना को बहुत जल्दी हरा दिया गया। कुवैत सिटी में केवल एक ही इलाका था जहां कुछ महत्वपूर्ण विरोध हुआ, और वह था अमीर के महल के आसपास।
लेकिन वहां भी प्रतिरोध केवल लगभग 2 घंटे ही चला। इराकी बख्तरबंद टुकड़ियों को कुवैती वायुसेना ने थोड़े समय के लिए रोका, लेकिन उसका बेस भी जल्द ही कब्जे में आ गया। इराकियों ने 4 कुवैती मिराज जेट फाइटर, 12 हॉक ट्रेनर और 43 हेलीकॉप्टर सहित सैन्य विमान अपने कब्जे में ले लिए। सिर्फ 12 घंटे में इराकियों ने कुवैत पर पूरा नियंत्रण कर लिया था। बाकी दुनिया और अरब देश हैरान रह गए। यह आक्रमण न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा था, बल्कि इससे पूरी दुनिया में तेल की आपूर्ति भी खतरे में पड़ सकती थी। इराक की कार्रवाई के आर्थिक परिणामों से उत्पन्न हुई वैश्विक चिंता के जवाब में कई विदेशी देशों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने 11 सितंबर को कांग्रेस को संबोधित किया और जोर देकर कहा कि उद्धरण, इराक को कुवैत से पूरी तरह, तुरंत और बिना किसी शर्त के पीछे हटना चाहिए। कुवैत सरकार बहाल होनी चाहिए और फारस की खाड़ी की सुरक्षा व स्थिरता सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा, यह लक्ष्य सिर्फ हमारे नहीं है, कई देश हमारी चिंता साझा करते हैं। यह वैसा नहीं है जैसा सद्दाम हुसैन चाहते हैं। यह अमेरिका बनाम इराक नहीं, बल्कि इराक बनाम पूरी दुनिया है। उद्धरण समाप्त। सऊदी अरब की रक्षा के लिए राष्ट्रपति बुश ने ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड शुरू किया, जो एक बड़ा बहुराष्ट्रीय अभियान था। ऐसा प्रतीत हुआ कि कुवैत पर आक्रमण एक बहुत बड़े संघर्ष की भूमिका थी। सद्दाम ने फ्री कुवैत की सरकार के प्रधानमंत्री के लिए अला हुसैन अली और गवर्नर के लिए अली हसन अल माजिद को चुना। हुसैन अली को केमिकल अली कहा जाता था, क्योंकि 1980 के दशक के अंत में उन्होंने इराकी कुर्दों पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। उनकी नियुक्ति से गठबंधन की खुफिया एजेंसियों में चिंता हुई, क्योंकि इससे लगा सद्दाम कुवैत की रक्षा रासायनिक हथियारों से करने का समर्थन कर रहे हैं। अल माजिद को नवंबर 1990 में बगदाद बुला लिया गया था, लेकिन उनके नेतृत्व में सैनिकों ने पहले ही बड़ी आबादी को बाहर निकालकर कुवैत से काफी सामान लूट लिया था। कुवैत को आधिकारिक रूप से 28 अगस्त 1990 को इराक में मिला लिया गया और वह इराक का 19वां प्रांत कुवैत गवर्नरेट बन गया। सद्दाम को लगा कि कुवैत को वापस लेना बिल्कुल उचित है, क्योंकि वह ओटोमन साम्राज्य के दौरान बसरा प्रांत का हिस्सा था। अला हुसैन अली ने जब यह कहा कि कुवैत अब हमारा है, तो वह जानबूझकर गुमराह कर रहे थे। लेकिन शायद हमने ऐसा फैसला लेने से परहेज किया होता अगर अमेरिकी सैनिक उस क्षेत्र में हम पर हमला करने की धमकी के साथ तैनात नहीं होते। आक्रमण के बाद पश्चिमी और अरब देशों ने सऊदी अरब की रक्षा के लिए तुरंत सैनिक भेजे। 1973 के अरब इजरायल युद्ध के बाद से सऊदी की अहमियत बढ़ गई थी, क्योंकि वह पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक के गठन में अहम भूमिका निभा रहा था। सऊदी दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और सऊदी अरब के पास दुनिया के सबसे बड़े सिद्ध तेल भंडार हैं, और पश्चिमी देशों ने इसकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और अब भी दे रहे हैं, ताकि सऊदी अरब और उसके उत्तर और पूर्व में अस्थिर पड़ोसियों के बीच एक बफर बना रहे। 1980 के दशक की शुरुआत में ईरानी कट्टरपंथियों के डर के कारण कुवैत बहुत जरूरी था। सऊदी और कुवैती लोगों ने सद्दाम को $50 अरब से ज्यादा उधार दिए और सऊदी स्वयं सेवकों ने इराकी सेना के साथ लड़ाई भी लड़ी। अब सब बातें भूल गई थीं, क्योंकि सद्दाम ने सऊदी की सुरक्षा को धमकी दी और तेल की कीमतें बढ़ गईं। हमले के बाद इराकी सेना ने कुवैत के केंद्रीय बैंक से $1 अरब से ज्यादा की कुवैती मुद्रा चुरा ली थी। सद्दाम हुसैन ने कुवैती दिनार को इराकी दिनार के बराबर करके उसकी कीमत को उसकी शुरुआती कीमत के 12वें हिस्से तक घटा दिया। कई देशों ने एकजुट होकर गठबंधन सेना बनाई, जिसने ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड में हिस्सा लिया। इन सेनाओं में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम दोनों मुख्य भूमिका में थे, जिन्होंने योजना, सैन्य और लॉजिस्टिक गतिविधियों में नेतृत्व किया। फ्रांस, सऊदी अरब, मिस्र और सीरिया उन अन्य देशों में शामिल थे जिन्होंने योगदान दिया, और उन्होंने एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन स्थापित किया। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई अरब सरकारों जैसे देशों के योगदान ने भी गठबंधन की ताकत बढ़ाई और क्षेत्रीय स्थिरता को फिर से स्थापित करने के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को दर्शाया। नतीजतन अमेरिकियों और गठबंधन के सैनिकों को जल्दी ही सऊदी अरब की रक्षा करने और किसी भी अतिरिक्त हमले को रोकने के लिए भेजा गया। अगले कुछ हफ्तों में
कई देशों के लाखों सैनिकों को इस क्षेत्र में लाया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शामिल बल के पास पर्याप्त आपूर्ति, उपकरण और परिवहन हो। तैयारियों में क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए बहुत सारी लॉजिस्टिकल योजना शामिल थी। अमेरिकी सेना ने अत्याधुनिक हथियारों और विमानों जैसी महत्वपूर्ण संसाधनों को जुटाया। संभावित युद्ध स्थितियों के लिए तैयार रहने की गारंटी देने के लिए व्यापक प्रशिक्षण अभ्यास भी तैयारियों का हिस्सा थे। रणनीतिक सैन्य लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए इन गठबंधन बलों की संचालनात्मक एकता आवश्यक थी। इस अभियान के लिए जरूरी जमीनी बलों, वायु शक्ति और नौसैनिक संसाधनों की सफल तैनाती सहयोगी अभ्यासों और लगातार संवाद के कारण संभव हो पाई। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस असाधारण गठबंधन ने आक्रामकता का मुकाबला करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा करने के लिए एक बड़ा वैश्विक प्रयास दिखाया। ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड की सीधी लड़ाई से आगे बढ़कर एक ऐसी विरासत छोड़ी जो उससे भी आगे तक फैली हुई थी। एक सुसंगठित कमांड संरचना और रणनीतिक गठबंधन बनाने के लिए भाग लेने वाले देशों के बीच सहयोग आवश्यक था। सऊदी अरब, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम सहित देशों की सेनाओं के योगदान से गठबंधन की संचालन क्षमताओं में सुधार हुआ। विकसित हो रहे पर्शियन गल्फ युद्ध में पहलों के समन्वित क्रियान्वयन की भारी निर्भरता इन तैयारियों पर थी। जैसे जैसे लामबंदी जारी रही और अग्रिम संचालन अड्डे स्थापित किए गए, सऊदी अरब की सैन्य अवसंरचना का विस्तार हुआ। इसने ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड में भाग लेने वाले बाद के सैन्य अभियानों की नींव रखी और गठबंधन की संभावित क्षमता और एक मजबूत रक्षात्मक स्थिति बनाने की तत्परता को काफी बढ़ा दिया। गठबंधन बलों ने एक बहुआयामी रणनीति बनाई जिसमें वायु और स्थल दोनों अभियानों को शामिल किया गया। गहन हवाई निगरानी और रणनीतिक बमबारी का उद्देश्य इराक की क्षमताओं को कमजोर करना था, इसलिए वायु शक्ति बहुत महत्वपूर्ण थी। इसे खाड़ी में नौसैनिक उपस्थिति के साथ जोड़ा गया जिसने समुद्री सुरक्षा लागू की और एक निवारक के रूप में काम किया। सैन्य रणनीति के महत्वपूर्ण घटकों में जमीन पर सैनिकों की तैनाती शामिल थी ताकि एक डराने वाली उपस्थिति बनाई जा सके। साथ ही अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था जासूसी और संचार नेटवर्क के लिए, ताकि वास्तविक समय में समन्वय किया जा सके। इन रणनीतियों ने मिलकर पर्शियन गल्फ वॉर के अगले चरणों के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया, जिससे आधुनिक युद्ध में रणनीतिक योजना की अहमियत सामने आई। ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड ने हवाई शक्ति पर बहुत निर्भर किया, जिसे डराने और जमीनी कार्रवाई की तैयारी में इस्तेमाल किया गया। एडवांस्ड एयरक्राफ्ट जैसे F-15 और B-52 संयुक्त राज्य अमेरिका और गठबंधन सहयोगियों द्वारा बमवर्षकों का इस्तेमाल क्षेत्र में हवाई नियंत्रण हासिल करने और इराक से आने वाले किसी भी हवाई खतरे को सफलतापूर्वक खत्म करने के लिए किया गया। इस हवाई वर्चस्व ने लगातार टोही और निगरानी करना संभव बनाया, जो ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड के दौरान मिशन की तैयारी के लिए बेहद जरूरी था। सऊदी अरब की सीमा पर गठबंधन सैनिकों की तैनाती भूमि आधारित हमलों का मुख्य उद्देश्य थी। कई देशों की जमीनी सेनाओं को महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया था ताकि किसी भी दुश्मन इराकी हमले को नाकाम किया जा सके। गठबंधन की रक्षात्मक स्थिति को किसी भी खतरे पर त्वरित प्रतिक्रिया और कर्मियों व उपकरणों के समन्वय से मजबूत किया गया था। संयुक्त प्रशिक्षण और अभ्यास जैसे जैसे अभियान आगे बढ़ा, भाग लेने वाले कई सैन्य समूहों के बीच समन्वय में सुधार हुआ। पर्शियन गल्फ युद्ध के बाद के चरण, जो कुवैत की मुक्ति के साथ समाप्त हुए, संयुक्त वायु और जमीनी बलों के बीच सुचारू सहयोग के कारण संभव हो सके। ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड के दौरान खाड़ी में नौसैनिक उपस्थिति रणनीतिक और विविध थी ताकि समुद्री मार्गों की सुरक्षा की जा सके और पर्शियन गल्फ में शक्ति का प्रदर्शन किया जा सके। इसमें विभिन्न देशों की नौसेनाओं का गठबंधन शामिल था, जिसने आक्रामक और रक्षात्मक दोनों क्षमताएं प्रदान की। नौसैनिक उपस्थिति के आवश्यक तत्वों में विमानवाहक पोत तैरते हुए हवाई अड्डों के रूप में, पनडुब्बियां प्रतिरोधक के रूप में और पानी के नीचे टोही करने के लिए, तथा विध्वंसक और फ्रिगेट समुद्री सुरक्षा और संरक्षण की भूमिका में शामिल थे। अधिकांश अभियान लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक हुए। इससे एक स्थिर आपूर्ति लाइन बनाए रखने में मदद मिली और एक एकीकृत उपस्थिति का प्रदर्शन हुआ, जो इराक के खिलाफ प्रतिबंध लागू करने में बेहद महत्वपूर्ण था। नौसैनिक गश्त और निगरानी मिशनों ने युद्ध के दौरान व्यापक सैन्य लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने में मदद की। 17 जनवरी 1991 को
ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में बदल गया था। इस समय तक गठबंधन सैनिकों ने क्षेत्र में सफलतापूर्वक एक मजबूत सैन्य उपस्थिति स्थापित कर ली थी। यह रणनीतिक तैयारी आगामी संघर्ष में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी, जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म तक पहुंचाने वाले निर्णायक क्षणों के महत्व को उजागर करती है।